अस्सलामुअलैकुम। सवेरा में मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए, हसीन बनाने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। आज का हमारा टॉपिक जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना और जिसके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का मौजू हमारा है फ़र्ज़ शनासी और मेहनत, कौमी तरक्की की ज़रूरत। किस तरह से कौमी तरक्की की ज़रूरत है, फ़र्ज़ शनासी का मफ़हूम क्या है, आज हम अपने मेहमानों से इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह से मेहनत जो है एक शहरी होने की हैसियत से आपकी मेहनत किस तरह से कौम की तरक्की की ज़रूरत है, इस हवाले से भी हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। कौमों की तरक्की का राज मेहनत पर मुज़मिर है और ये कौन नहीं जानता कि ये 4 हरफी लफ्ज़ मेहनत जो है पूरी दुनिया उस पर मुहित है और इसके बालों पर कौम की तरक्की की राह पर गामज़न है। जबकि वो कौमें जो कि मेहनत से जी चुराने लगती हैं वो बहुत पीछे रह जाती हैं और कौम के नक्शे से मादूम हो जाती हैं। बाबाए सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने इसकी निशानदही करते हुए कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। इस हवाले से नाज़रीन आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं और तमाम पहलुओं से जो है अपने मौजू को बयान करने की कोशिश करेंगे और फिर वतन अज़ीज़ में अपने हर फ़र्द को अपने अपने दायरे कार में मेहनत को शुआर बनाना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए, इस हवाले से भी आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। आज के मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ तो सबसे पहले हमारी मेहमान मौजूद हैं अनम शेख साहिबा, जर्नलिस्ट हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज के दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आप माहिर तालीम है डॉक्टर सिकंदर अब्बास ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। आज के तीसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं कैसर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे आने का। तो नाज़रीन आज हम अपने मौजू की जानिब बढ़ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं फ़र्ज़ शनासी पर और मेहनत, कौमी तरक्की की ज़रूरत है, किस तरह से ज़रूरत है ये हम जानेंगे। सबसे पहले अनम साहिबा आपकी जानिब आऊँगी। फ़र्ज़ शनासी का मफ़हूम आप किस तरह से देखती हैं कि फ़र्ज़ शनासी के मफ़हूम को किस तरह से बयान किया जाए, क्योंकि फ़र्ज़ शनासी एक वर्ड में जो है वो महदूद नहीं है, इसकी बहुत सारी जो है वो पहलू हैं, तो कुछ बयान कीजिए। अरूज, आपका टॉपिक आज का बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू एंड आई मस्ट अप्रिशिएट यू, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हमें अपने मॉर्निंग शोज़ में और हमें नॉर्मल टीवी के ऊपर जो है इसको प्रोपेगेट करना चाहिए, बिकॉज हमें बहुत लैक करते हैं इन चीज़ों में। जो मेहनत है ना, आप इसको देखेंगे फ़र्ज़ शनासी जैसे आपने कहा, हमें अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके रियलाइजेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हमारी जो कौम है ना, इसके पीछे रहने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनफरादी तौर के ऊपर हम जो है इंडिविजुअल बेसिस पे हमें कुछ नहीं पता कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। हम राइट्स की तो बात करते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात नहीं करते। बिल्कुल ऐसे हम जब बात होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिस वक्त हमें इस कौम को कुछ पे बैक करने का टाइम आता है या हम अपनी फील्ड्स में जहाँ काम कर रहे हैं हम वहाँ पर देखेंगे हम कितना काम से दिल चुराते हैं और हम उससे पीछे हट जाते हैं। हमें जो चीज़ पता होती है कि यहाँ पे हम कुछ डोनेट कर सकते हैं, कुछ आगे इसको आगे भेज सकते हैं, वो हम नहीं करते। तो ये एक फैक्टर होता है जहाँ पे भी हम काम करें, हमें सबसे पहले तो उसके साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ये एक इंडिविजुअल के, अगर हम एक इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर देखें कि अगर हम ये करते हैं तो हमारी एक कौम जो है पूरे नेशनल लेवल के ऊपर कितना चेंज आएगा। बिल्कुल ऐसे ही फ़र्ज़ शनासी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी नेशन बिल्डिंग के लिए। और ये क्यों नहीं है, इसमें हम लैक इसलिए करते हैं क्योंकि आज तक हमें अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे लीडर्स नहीं मिले जो हमारे अंदर ये चीज़ें इनकलकेट कर सकते हैं। सही, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इसके ऊपर आगे मज़ीद चल के भी बात करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से जो कौमें हैं ना उन्होंने आगे तरक्की की है। सही है ना, मैं आपकी जानिब भी वापस आऊँगी। बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। सिकंदर साहब आपसे जानना चाहूँगी बेसिकली फ़र्ज़ शनासी का से मुराद क्या है, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले, क्योंकि यहाँ पे भी हम थोड़ा लैक करते हैं, हमारी उर्दू भी कमज़ोर होती है, नाज़रीन को पता ही नहीं होता कि फ़र्ज़ शनासी यूज़ तो किया जा रहा है मगर उससे मुराद क्या है। तो प्लीज़। असल में फ़र्ज़ शनासी जो है अपने इख्तियारात का हम जायज़ा लेकर उसमें अपनी हदूद में रह के अपने अमूर को अंजाम दें, यही
ایک فرض شناسی صحیح طور پر ہو سکتی ہے. اگر ہم اپنے حدود کا ہی نہیں پتہ تو پھر ہم صحیح طریقے سے ہم اپنے کام امور کو انجام نہیں دے سکتے. اب جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ ہم مختلف فیلڈز سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہمارا دخل ہوتا ہے تمام فیلڈز میں, اور اس میں ہمارا فوکس ایک ہٹ جاتا ہے, ایک خاص قسم کی توجہ جو ہونی چاہیے اپنے کام کی طرف وہ بٹ جاتی ہے. اس سے ہم اپنی پٹری سے اتر جاتے ہیں اور دوسروں کے ہم امور کو دیکھنا شروع کر جاتے ہیں. فرض شناسی میں یہ چیز ضروری ہے کہ جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے اسی کا آپ کو حساب بھی دینا ہے, اسی کو آپ کو رسپانسیبل بھی ہونا پڑے گا, ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کو آپ آگے لے کے چلیں گے. صحیح. نئی نسل اب جو ان کو وہ یہ تو سوال کرتی ہے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا, کبھی یہ نہیں سوچتی کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا. بالکل بالکل ایسے. تو یہ چیزیں جب احساس بیدار ہو جائے گا جس قوم میں تو وہ زوال پذیر ہونے کے بجائے ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھے گی. صحیح, زبردست. قیصر صاحب, آپ کس طرح سے آج کے موضوع کو دیکھ رہے ہیں کہ فرض شناسی اور محنت جو ہے وہ قوم کی ترقی کی ضرورت ہے, آپ کس طرح سے اس موضوع کو روشنی ڈالیں گے؟ جی دیکھیں, اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتے کہ فرض شناسی اور محنت ہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے کوئی بھی قوم, کوئی بھی معاشرہ بحیثیت معاشرہ ترقی کرتا ہے. اب فرض شناسی کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہتے ہیں نا کہ خدا شناس ہونا, خدا کو پہچاننا, تو فرض شناس ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنے فرائض کو سمجھنا اور اس کو پہچاننا, پہلے تو اس کی نشاندہی کرنا. اب اس کے اندر آپ کی پوری زندگی محیط ہو جاتی ہے, صرف دفاتر کے اندر نہیں بلکہ ایک اولاد ہونے کے ناطے آپ کا کیا فرض ہے, ایک پیرنٹ ہونے کے ناطے آپ کا کیا فرض ہے, ہمسایہ ہونے کے ناطے آپ کا کیا فرض ہے, اور ہمارے مذہب کے اندر حقوق العباد کے کانٹیکسٹ میں جن چیزوں کے اندر بانٹے گئے ہیں یا جن چیزوں کے اندر وہ ایک بائفرکیشن ہمارے سامنے آتی ہے, ریلیشنل جو حقوق ہیں دوسروں کے, ان کو پہچاننا اور اس کے اگینسٹ. محترمہ نے بڑی پیاری بات کی, ہم ہیومن رائٹس کے اندر کافی زیادہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم لوگ حق کی آواز ہمیشہ بلند کرتے ہیں لیکن اس کے اگینسٹ ہم پہ جو رسپانسبلٹی, جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں دیکھتے. اب میں تو چاہتا ہوں کہ میرا حق ہے کہ مجھے صاف پانی ملے, لیکن کیا میں نے بہتے ہوئے نلکے کو کبھی زندگی میں بند کرنے کی بھی کوشش کی ہے؟ تو فرائض اور ساتھ میں حقوق ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب اگر فرض شناسی کو ہم پروفیشنلزم کے زمرے میں دیکھیں تو ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ نوکری پہ ہے مثال کے طور پہ, اب اگر اس کی نوکری لگی بدی ہے تو پورا مہینہ گزار کے صرف سیلری کے چیک کا ویٹ کرنا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے, اور دوسرا طریقہ کار یا دوسرا زاویہ یا دوسری پرسیپشن یہ بھی ہے زندگی گزارنے کی اس دفتر کے اندر کہ جناب سیلری تو مجھے ملے گی ہی ملے گی, لیکن میرے جو فرائض ہیں, جو چیزیں کے اوپر, جن چیزوں کے اوپر میں مامور ہوں, ان کے اندر میں جدت کیسے لا سکتا ہوں اور اپنا رنگ استعمال کرتے ہوئے اس کو مزید خوبصورت کیسے بنا سکتا ہوں, اس لائن کو اگر ہم فالو کریں تو ہم فرض شناس بن سکتے ہیں. صحیح, بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. انم, کیا وجہ ہے, جیسے کہ سکندر صاحب نے بات کی کہ احساس, لوگ کام تو کر رہے ہوتے ہیں, پتہ بھی ہے کہ یہ جاب ہے, مگر احساس نہیں ہے, آنیسٹ, جیسے آپ نے بات کی آنیسٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو کس طرح سے آنیسٹ ہوا جائے, کس طرح سے دوسروں کے کام پہ توجہ دینے کے بجائے اپنے کام پہ توجہ دی جائے؟ عروج, یہ بہت اچھی بات ہے, آپ نے یہ بات کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بہت سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر جو ہے کہ ہم کیوں نہیں کر پاتے, ہم کیوں نہیں, کیونکہ ہمارے اندر یہ چیزیں انکلکیٹ نہیں کی گئی ہیں. انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں نا, ہمارا جو سب سے بڑا جو ایک لٹریسی ریٹ ہے, لٹریسی ریٹ ہمارا بہت کم ہے. آپ دیکھیں لٹریسی ریٹ کو میجر کیسے کیا جاتا ہے, صرف جو ہمارا جو کرائٹیریا وہ یہ کہ جو بندہ اپنا نام لکھ سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے وہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے. صحیح, یہ تو ہمارا کرائٹیریا پڑھے لکھے ہونے کا, اور اس کے باوجود ہم لیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بہت کم ہیں. اس پہ بھی اگر آپ سوچیں کہ اگر واقعی جو ریئل کرائٹیریاز ہیں دنیا کے جو فالو کیے جاتے ہیں, اگر ہم ان کے اوپر رکھ کے خود کو میجر کریں تو پھر ہم ایسے نیچے گریں گے. بالکل بالکل. اور ہمارا لٹریسی ریٹ اتنا سا ہوگا, اور اس لٹریسی ریٹ پہ آپ کیا کسی کو سکھائیں گے یا کیا کسی کو سمجھائیں گے کہ آپ کی فرض شناسی کیا ہے, آپ نے کس طرح سے ترقی کرنی ہے. ابھی اس وقت جو ہمارے انفارچونیٹلی جو پہلے لیڈرز گزرے ہیں ان پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی. یہاں پر جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اگلی الیکشن کا سوچتے ہیں, وہ اگلی جنریشن کا نہیں سوچتے. تو جب آپ اگلے الیکشن کا سوچیں گے تو نیشن بلڈنگ تو نہیں ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد لٹریسی ریٹ بھی وہیں پہ رہے گا, انفیکٹ ان کی پرائیورٹیز میں ہی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو
جو آپ کے فیکٹرز ہوتے ہیں نا جس سے آپ کی قومیں بنتی ہیں محنت سے, آپ کے اس کے آنیسٹی سے, ہارڈ ورک سے, وہ پھر نہیں رہتا. تو جب تک آپ اپنی قوم کو شعور دیں گے اس کے بعد ان کے اندر یہ شعور آئے گا کہ ہاں ہم نے اوپر کیسے جانا ہے, تو اوپر جانے کے طریقے سیکھیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر وہ اوپر جائیں گے. تو نا جیسے کہ آپ نے شعور کی بات کی, آپ نے بات کی کہ یہاں پہ سکھایا ہی نہیں جاتا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے لوگوں میں شعور جو ہے اس کو ڈالا جائے, لوگوں میں تبدیلی لائی جائے, ان کی سوچ کو تبدیل کیا جائے؟ بالکل. یہاں پر ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, میں ان کی تعریف اس لیے کر رہی ہوں اور کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ اس وقت اس جنریشن پہ انویسٹ کر رہے ہیں. صحیح. یہاں پہ ابھی کامیاب جوان پروگرام ہے, بالکل پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے, اس میں وہ اسکلس دے رہے ہیں, اس میں وہ آپ کو لونس پرووائڈ کر رہے ہیں, اسمال اسکیل انڈسٹریز لگا رہے ہیں, ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو ایک طرح سے ایک جنریشن کو جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ جو اسٹیپس ہوتے ہیں نا, ان کو لے کر میں اسی طرف آ رہی تھی, انہی کو لے کر جو آپ کی اگلی جنریشن آئے گی, کیونکہ اس وقت آپ کو اس کے ریزلٹس نہیں ملیں گے, اس کے ریزلٹس آپ کو ملیں گے کچھ عرصے بعد, 10 سال بعد, 15 سال. صحیح. انم ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کے میں یہیں سے جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی. فرض شناسی ورڈ تو صرف یہ چھوٹا سا ہے, لیکن اس میں بہت سارے پہلو جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں. تمام تر پہلوؤں پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں فرض شناسی اور ساتھ ہی ساتھ محنت پر بھی بات کریں گے, لیکن فرض شناسی ایک ایسا موضوع ہے جس کو سمیٹنا میں سمجھتی ہوں بہت ہی مشکل بات ہے, لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک جو ہے تمام تر گفتگو کا نچوڑ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے پہنچانے کی پوری آج ہم کوشش کریں گے. تو ناظرین, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے احساس کی کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے کام پر توجہ دیتے ہیں بنسبت انہیں اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے. آنیسٹی پر ہم بات کریں تو انم آپ کی جانب واپس آؤں گی. ایک تو آپ اپنی بات کو بھی کنٹینیو کریں, جیسے کہ آپ بتا رہی تھی, میں نے پوچھا کہ آنیسٹی کیوں نہیں ہے لوگوں میں, احساس کیوں نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گی کہ فرض شناسی میں تعلیم کا بھی ایک بہت بڑا رول آتا ہے. تو تعلیم کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں, اس میں فرض شناسی جو کیا کیا پہلو آتے ہیں؟ بالکل ٹھیک, میں اس کے اوپر ہی بات کروں گی کہ جہاں سے میں نے ڈسکنٹینیو کیا تھا, وہ آپ کا جو لٹریسی ریٹ ہے جی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. جب تک آپ کو تعلیم نہیں ملے گی, ہمیں بینگ اے مسلم آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا حکم آیا تھا وہ آیا تھا اقرا, پڑھ. بالکل. ہماری جو پرائیورٹیز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. ہمیں جو پرائیورٹیز رکھنی چاہیے تھی, انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی ایجوکیشن کے اوپر, نیشنل لیول کے اوپر, لیکن وہ نہیں ہوئی. اس میں ہم پیچھے رہ گئے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں, آنیسٹی, ہارڈ ورک, یہ سب چیزیں. آپ دیکھیں چائنا نے جو ہے ہم سے بعد حاصل کی تھی انڈیپینڈنس, اور آج وہ کہاں ہے, دے آر گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ سپر پاور. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ جاپان کو دیکھیں, ایٹامک بام تک کو انہوں نے شکست دے دی, اور آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. ہمارے اندر یہ چیزیں جو لیکنگ ہے نا, یہ اس وجہ سے, کیونکہ سب سے اس کا بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ نہیں کیا. بالکل. تو جب آپ ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کو پرائیورٹیز ہی نہیں پتہ چلیں گی اپنی, کہ آپ نے کس چیز کو فوکس پہ رکھنا ہے اور کس چیز کو نہیں. اچھا, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, 60, 70, 80s تک پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے زیادہ ترقی کر رہا تھا, اس سے زیادہ تھا. لیکن اس کے بعد اچانک سے جو ہمارا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا, ہماری لائبلٹیز بھی بڑھ گئی, ہم دنیا میں پیچھے بھی رہ گئے. جو قائد اعظم قوم چھوڑ کے گئے تھے وہ قوم تھی ایمان, اتحاد, تنظیم والی, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن والی. اس کے بعد یہ قوم جو ہے, اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ ڈیو ٹو انفارچونیٹ لیڈرز, وہ جو ان کی پرائیورٹیز جیسی تھی ویسے ہم قوم جو ہے وہ تبدیل ہو گئی, اور کچھ اپنے قوم کا بھی کردار ہے, جس طرح کی قوم ہوتی ہے اسی طرح کے حکمران ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور ابھی اگر ہم دیکھیں جو اس وقت کرنٹ کی بات کریں, تو اس وقت جن چیزوں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نا, یہ آپ کی جنریشن کو بنائیں گے. اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپ گریڈ ہوں گے. آپ کے اندر جو چیزیں ہیں نا, ہارڈ ورک, فرض شناسی, یہ چیزیں اس کے بعد آئیں گی. صحیح. اور ہم نے بہت ہی خوبصورتی سے جو بیان کیا. سکندر صاحب, آپ کی جانب آؤں گی, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تعلیم آج کے دور میں؟ اگر آپ تعلیم کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں فرض شناسی کا جو ہے وہ زمرہ نظر آ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, ابھی میڈم جس طرح بات کی, میرا تو خود اپنا ایک تعلق ہے شعبہ تعلیم سے.
تو ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کے رویوں کو دیکھتے ہیں, ان کے پیرنٹس کے رویوں کو بھی دیکھتے ہیں, ان سے بھی میٹنگس ہوتی رہتی ہیں ہماری. اصل میں مسئلہ پتہ کہاں آتا ہے, ہم صرف تعلیم کی بات کرتے ہیں, کبھی تربیت کی بات نہیں کرتے, جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جب تک تعلیم کے ساتھ تربیت کا عنصر اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, اس کو آگے نہیں پہچانا جاتا ہے کہ کس طرح ایک اچھی ڈگری لینا, ایک اچھے سرٹیفکیٹ لے لینا اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلاتا ہے. لیکن جب تک اس کی تربیت نہ کی جائے گی, وہ اس کی ڈگریاں اس کی وہیں پڑی رہیں گی. اس کو فرض شناسی کی طرف بھی نہیں لایا جا سکتا. جس طرح ایک ہمارے شاعر نے, فارسی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ خشت اول چو نہد معمار کج تا سریا می شود دیوار کج. یہ فارسی کا بڑا مشہور شعر. جب پہلی ہی اینٹ عمارت کی ٹیڑھی رکھتی جائے تو عمارت جتنی آسمانوں تک پہنچ جائے وہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی. اب بچوں کو اسکول لیول پر ایجوکیشن کا اس کا نظام اس طرح تربیت ساتھ کی جائے تو وہ اچھے شہری, فرض شناس شہری بھی بن سکتے ہیں اور اپنے حقوق و فرائض کو جانیں گے. لیکن اس پہ ہم توجہ کم دیتے ہیں. ایک اچھا آفیسر تو بن سکتا ہے, بیوروکریٹ تو بن سکتا ہے, لیکن فائلیں اپنی میز پہ ہی رکھے گا. جیسے آپ نے یہاں پہ بات کی تربیت کی, تو آپ چونکہ ماہر تعلیم بھی ہیں, تو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ تربیت میں لیک کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ پیرنٹس سے بھی ملاقات کرتے ہوں گے, آپ ان کے ظاہر سی بات جب آپ ملاقات کرتے ہیں آپ کو ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے بات کی تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی بہت ضرورت ہے, تو کیا یہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں؟ وہ بات صحیح ہے. سب سے پہلے تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری آتی ہے کہ بچوں کو اخلاقی تربیت دیں. پھر اسکول لیول پر ٹیچرز کی پڑھانے, اعلیٰ تعلیم کے ساتھ بکس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پڑھانے کی ضرورت ہے. یہ مورلز لیسنز ویلیوز ہماری ختم ہو گئی ہیں اسی وجہ سے کہ بچوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس میں ڈگری حاصل کر کے نفع بخش کاروبار کر سکتا ہے یا اچھا بیوروکریٹس بن سکتا ہے. اچھا انسان بنانے کی کبھی نہیں سوچتے. آج کل جو ہے یہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں کہ تعلیم تو دی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ اچھا کمائے گا, اس لیے نہیں کہ وہ آگے جا کے اچھا انسان بنے گا. کیسر صاحب بہت ہی خوبصورت بات کی ہے سکندر صاحب نے. آپ کتنا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کی بہت ضرورت ہے, اور تعلیم کے حوالے سے بھی کہ فرض شناسی تعلیم میں جو ہے وہ کتنا کردار ادا کرتا ہے؟ جی ہاں, تعلیم و تربیت تو دیکھیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تربیت کے بنا تعلیم ادھوری ہے اور تعلیم کے بنا تربیت بھی ادھوری ہے. تربیت اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اگر ایٹیٹیوڈز کو مانیٹر کریں تو پڑھے لکھے کچھ حضرات کا ایٹیٹیوڈ آپ کو ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کو لگے گا کہ انہوں نے تو پڑھائی کی نہیں. اب جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے, تو تعلیم یافتہ حضرات جو ہیں یا خواتین جو ہیں, اگر ان کے ایٹیٹیوڈز ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا مطلب تربیت ہی وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ٹیم کرتی ہے, یا ایٹیٹیوڈ کو جو ہے تو وہ کسی دائرے میں لانے کی کوشش کرتی ہے. اب اس کے سورسز کوئی بھی ہوں, چاہے ریلیجن ہو, چاہے ویلیوز ہوں, چاہے سوشل سسٹم ہو, جہاں سے بھی آپ اس چیز کو لیں گے تو مورل ویلیوز جو ہیں وہ تمام ایریاز کے اندر ایک سی ہوتی ہیں. اب تعلیم اور تربیت وہ تو ایک ضروری ایلیمنٹ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں, لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ اس چیز کو اجاگر کرنا, ہم اگر ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے تو پھر کہانی آگے نہیں بڑھے گی. چاہے والدین ہوں یا اساتذہ ہوں یا دفاتر ہوں یا کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, ہمیں دن کا کوئی ایک حصہ بحیثیت فرد اپنی انفرادی حیثیت کے اندر نکالنا چاہیے اور ایک مراقبہ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر کہ کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے مثال کے طور پہ جس نے کل کو ملک کا نظم و نسق سنبھالنا ہے, کیا وہ محنتی سے میری مراد رٹا لگانا یا اس چیز کو لے کے نمبر لے لینا. دیکھیں جو ہمارا کانسیپٹ بن چکا ہے نا کہ اچھے نمبر لینے ہیں تاکہ اچھی ڈگری ملے, تاکہ اچھی نوکری ملے, تاکہ اچھے پیسے کماؤں. جائے یہ کہ وہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی اس شوق سے جائے کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور میں نے کچھ سمجھنا ہے, کچھ سیکھنا ہے, اپنے اندر کچھ لے کے آنا ہے. وہ کانسیپٹ جب کمرشلزم کا دورہ ہو ہر طرف اور کیپٹلزم جو ہے تو وہ ون وے اور اندر آپ کے اوپر جو ہے تو وہ سامنے سے آ رہا ہو تو پھر ظاہری سی بات ہے چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. اور محنت کا جہاں تک تعلق ہے تو کہتے ہیں کہ محنت کے بغیر تو خدا بھی نہیں ملتا. محنت کے بغیر تو اگر آپ
दुनिया में जिस किसी शख्स ने कुछ अचीव किया है उसकी आप हालात ज़िंदगी को उसका मुताला कर ले, मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ के ऊपर, उसने अपने कंफर्ट जोन में बैठ के कभी कुछ हासिल नहीं किया। आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ता है, उससे बाहर निकलना पड़ता है और फिर मेहनत करनी पड़ती है, कठिन मेहनत। उसके बाद कहीं जाके आप अपने आप को एक क्राउड से अलहदा किसी स्टेज के ऊपर पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज एज सिंपल एज दैट, मतलब यह है कि आप अगर पैदा हुए, आपने तालीम की, आपने शादी कर ली, बच्चे हो गए और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो ये तो फिर इस तरह की ज़िंदगी तो हर बंदा गुज़ार है। क्या वजह है कि आज के वालिदैन जो हैं वो बच्चों को तरबियत भी कम दे रहे हैं और साथ ही साथ उनकी सोच जो है वो इस तरह से पॉलिश की जा रही है कि आपने पढ़ के जो है वो इतनी बड़ी डिग्री लेनी है और डिग्री लेने के बाद आपने कमाना है, आपने घर बनाना है, आपने ये करना है। क्यों अखलाकियात की बात नहीं की जा रही? क्यों एक अच्छे इंसान बनने की बात नहीं जा रही? क्या वजह है? जी, एक चीज़ जो इसका एंगल है मेरी नज़र में कि जब गैर सियासी लोग सियासतदान बन जाते हैं ना, तो फिर चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। और कहने का मकसद मेरा ये है कि सियासतदानों के साथ अच्छी लगती है। अब एक शख्स है, अगर वो सब्ज़ी बेच रहा है, ठीक है, सियासत पे बोलना, उसमें पार्टिसिपेट करना हर शख्स का हक है, लेकिन एक हद तक उस चीज़ को होना चाहिए, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। अब जो भी मसाइल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिफरेंसेस हैं, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, अब एक हद से ज़्यादा अगर मैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करूँगा तो मेरी सोच के ऊपर वो चीज़ मुसल्लत होनी शुरू हो जाएगी। आप मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को भी देखें, ज़्यादातर जो है वो सियासत को ही वक्त दे रहे होते हैं। हालात हाज़रा भी ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन हर तरफ अगर वही चीज़ होगी और आपके चारों तरफ उसी का दौर दौरा होगा, तो फिर आपका जहन, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक इस किस्म की बन जाएगी कि आपके ऊपर उसी की पॉजिटिविटी और उसी की नेगेटिविटी, और शायद अनफॉर्चुनेटली नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आने वाली चीज़ है, पिक जल्दी करता है बंदा उसको, तो आप उसी के अंदर रह जाते हैं। आज आर्ट के ऊपर बात करने वाले, अदब के ऊपर बात करने वाले और इस किस्म के मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी के ऊपर बात करने वाले बड़े कम आपको नज़र आते हैं। ड्राइंग रूम्स के अंदर, दफातर के अंदर, कैफेटेरियाज़ के अंदर अगर आप देखें तो एक ही किस्म की लाहासिल गुफ्तगू है। और इस प्रोसेस के अंदर वो आप वाली जो एक्चुअल बात थी कि हम अपनी जो एक्चुअल करने वाला जो हमारा फ़र्ज़ है जिस चीज़ के अंदर, या हमने जो मेहनत करनी है, देखिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में अपने काम की इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर करना, मैं समझता हूँ ये एक इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज है। सही नाज़रीन, फ़र्ज़ शनासी पर हमारी गुफ्तगू जारी है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे मेहमान जो हैं वो इस फ़र्ज़ शनासी को जो है बयान कर रहे हैं। इसके बहुत सारे पहलू हैं, तमाम पर गुफ्तगू की जाएगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फ़र्ज़ शनासी पर और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो बयान किया गया कि किस तरह से तालीम व तरबियत हर पहलू में किस तरह से फ़र्ज़ शनासी को जो है वो अदा करना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस वक्त हम ब्रेक पे जाने से पहले बात करते थे तालीम पर। तो अनम, मैं आपकी जानिब आऊँगी। कैसर साहब ने जिस तरह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तालीम को, फ़र्ज़ शनासी को मद्देनज़र रखते हुए तालीम में किस तरह से उसका किरदार अदा हो रहा है? फ़र्ज़ शनासी में आपका जो तालीम का जो फैक्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तालीम में हमें जब एक आप ये देखें कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा, एजुकेशन जो फील्ड है उसमें कितने ज़्यादा फ्लॉज हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अभी तक दो एक अलग कैटेगरीज बनी हुई थी, एक एलीट के लिए क्लास सिस्टम है, एक गरीब के लिए, और वो दोनों की तालीम अलग अलग है। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, वो कम्पीट नहीं कर सकते, नेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लेवल दूर की बात है। जो एलीट क्लास के बच्चे हैं वो उनको उर्दू नहीं आती है, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस, एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया गया था। अभी आप देखें कि एक तालीम, एक निसाब जो भी इम्प्लीमेंट हुआ है उससे कितना डिफरेंस पड़ेगा। सही, जो हमारी लैंग्वेज है हमें उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली फ़ख्र नहीं है। ऐसा ही है, उर्दू ज़ुबान को हम बोलना जो है वो पसंद नहीं करते। हम इंग्लिश, और ये एक ऐसी कौम बन चुकी है जो कि कुछ मिक्सड ही हो चुका है, ना इसे उर्दू आती है ठीक से, ना इसे इंग्लिश आती है, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये कुछ बीच का ही है। और अगर दो जो क्लास सिस्टम बनाए गए हैं हमारे अंदर,
उनका जो गैप ख़त्म जब तक नहीं होगा ना तो तालीम भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। आपको जैसे अब ये एक तालीम मेघना साहब है, इसका बहुत बड़ा अभी तो लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, एलीट क्लास जो है वो कह रही है हमारे बच्चे उर्दू कैसे बोलेंगे, उर्दू कैसे सीखेंगे। चाइना में आप देखें, चाइना में किसी को इंग्लिश नहीं आती है, और यहाँ से मेरी एक फ्रेंड ही है मुनीबा, वो गई है यहाँ से वहाँ इंग्लिश पढ़ाने। सही। और वो सिर्फ मॉन्टेसरी और प्राइमरी लेवल के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही है, एंड शी इज़ टेकिंग लाइक $1 million फ्रॉम देम, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है और उन्हें इंग्लिश वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आती, हम पढ़ नहीं सकते। दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज। और वो आज क्या है, वो आज नेक्स्ट सुपर पावर है। तो दुनिया में जो तालीम है उसका ये किरदार है, और वो लोग अपने ऊपर हम अपने ऊपर फ़ख्र महसूस नहीं करते उर्दू बोलते हैं, तो हमारी तालीम यहाँ पे भी हम लैक करते हैं कि अपने मुल्क की जो जितनी भी चीज़ें उसकी कदर कितना ज़रूरी है। यहाँ तक कि और सबसे बड़ी बात लैंग्वेज जो कि हमारी ज़बान है, कौमी ज़बान है, हम उसी को इतनी अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। सिकंदर साहब बहुत ही अच्छी बात की अनम ने। आप क्या समझते हैं कि क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा बैरियर होता है, जिसमें अगर हम बच्चों की बात करें तो इस वजह भी, ये भी कोई एक मेन वजह है जिसकी वजह से हम तरक्की करने में जो है वो कहीं पीछे रह रहे हैं। जैसे कि अनम ने बात की, ये लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना ये रुकावटें जो हमने खड़ी कर दी हैं नए आने वालों बच्चों के लिए। एक तो एलीट क्लास है, वो तो अपने बच्चों को शुरू में इंग्लिश मीडियम में डाल देती है, वो चलते रहते हैं। अब एक हमारी जो मेजॉरिटी है उसको देखना है बच्चों को, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस घराने से उसका ताल्लुक है, उनके पेरेंट्स किस हद तक पढ़े लिखे, ये भी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। जिन जिन कौमों ने तरक्की हासिल की उन्होंने अपनी कौमी ज़ुबान को शार बनाया, उसी पे बच्चों को लगाया। जिस तरह एक ज़मीर जाफरी ने एक दफ़ा कहा था इंग्लिश के बारे में कि फ़ेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। अब देखें कि हम एक पहले इंग्लिश सिखाते हैं, फिर उसमें पढ़ाते हैं, और जब वो पढ़ाते हैं बुक्स जो इंग्लिश लिटरेचर साथ आता है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं आती, उसके साथ एक कल्चर आता है, उसके साथ तहजीब आती है, उसके साथ तमद्दन आता है। जब हम अपनी ज़ुबान से हटते हैं इसके एक नुकसान नहीं होता, इसके साथ हमारी तहजीब का भी नुकसान, तमद्दन का भी नुकसान, हमारे कल्चर का, उस हम अपने तमाम पहलुओं से हम दरहम बरहम हो जाते हैं ना, क्योंकि हर चीज़ ही एक तरह पीछे रह गई है, हर चीज़ ही बुरी तरह से मुतासिर हुई है। बड़े नामवर हीरोज़ हैं, उनका हम नहीं मुताला कर सकते कि हम अंग्रेज़ों का फिर शुरू कर देते हैं कि वो डार्विन कैसा था, ये फलां कैसा था, अफलातून कैसा था। ये अपने जो बड़े बड़ी शख्सियात हैं, इसलिए मैं जो आम तौर पर कहता हूँ कि हमें फोकस करना चाहिए अरबी, फारसी और उर्दू। इसमें इस्लामिक हिस्ट्री पूरी है। मैंने खुद PhD फ़ारसी में किया तेहरान यूनिवर्सिटी से, वहाँ मुझे एजुकेशन सिस्टम को देखने की मौका भी मिला, वहाँ के टीचर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये जो कहा जाता है ना कि हम अंग्रेज़ी का मुताला अगर नहीं करते बच्चे हमारे तो पीछे रह जाएंगे तरक्की, ये सारी अपनी ज़हन की इख्तराहात है। क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट लेवल पे एक अदारा है, जितनी नई इन्वेंशंस होती हैं, जितनी नई इजादात होती हैं, फ़ौरन ट्रांसलेट होती है अपनी लैंग्वेज में और फ़ौरन कॉलेज में पहुंचती है। तो इससे ये नहीं तस्वर किया जाता कि अंग्रेज़ी नहीं सीखी तो हम पीछे रह जाएं। हाँ, जिसने फ़ौरन सर्विसेज करनी है उसको पढ़ाया जाता है, इंग्लिश का भी एक शोबा रखा गया है, ये नहीं है ऐसी बात। तो जिस कौम ने तरक्की करनी है, नई जनरेशन को अपनी अब सितम ज़रीफ़ी की बात ये, हम कौमी ज़ुबान में हमारे बच्चे एक BA लेवल का एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, इसमें तो ये तो यानी कि हम यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे फ्यूचर में हमारा क्या फ्यूचर है, हम कहाँ जा रहे हैं। कैसर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सिकंदर साहब की, एलीट क्लास की बात की गई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी कि एलीट क्लास कहा जा रहा है और एक मिडिल क्लास की बात की जा रही है, एवरेज की बात की जा रही है, तो एलीट क्लास भी रहने वाले तो यहीं के हैं, बस यही बात की जाती है कि अच्छा उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, वो अच्छा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए एक निचले तबके की और एक एलीट क्लास की, तो ज़्यादा बच्चे जो टैलेंटेड हैं वो हम देखते हैं कि वो मिडिल क्लास से निकल रहे होते हैं बनिस्बत जिसके पास वसाइल ज़्यादा हैं, जिनके पास अच्छे स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है देखा जाए। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से हम लैक कर रहे हैं? जिनके पास वसाइल कम है वो ज़्यादा टैलेंटेड नज़र आ रहे हैं, मगर लैंग्वेज बैरियर भी यहाँ पर बहुत बड़ी है कि जब वो जॉब्स के लिए जाते हैं तो कहते हैं जी आपको इंग्लिश नहीं आती। तो किस तरह से देख रहे हैं? देखें, टैलेंट
स्ट्रगल में उभरता है। सही। अगर आपको सब कुछ सोने के चम्मच में मिल जाए पहले से, तो आप क्यों कर स्ट्रगल करेंगे, आप क्यों कर अपने कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे। जब आपकी सारी ज़रूरियात आपको मुहैया कर दी जाए तो आप एक इंसानी कैफियत है कि आप रिलैक्स होने की तरफ ही जाएंगे। तो ये तो है जहाँ तक टैलेंट की बात और इस किस्म की बात, और चाहे गरीब तबके को देखें या मिडिल क्लास को देखें, और यही वो तबकात हैं जो दुनिया के अंदर अगर आप मुल्कों की तरक्की को भी देखें तो उसके ज़ामिन यही तबकात रहे हैं हमेशा से, क्योंकि उनकी एस्पिरेशंस होती हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, कोई चीज़ पूरी होती है, कोई चीज़ कम होती है, उसको पूरा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम किया जा रहा होता है, तो वो तो हो जाता है एक ज़रूरी अमर। बिल्कुल। अब दूसरी चीज़ जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने भी हवाला दिया, आनम ने भी बात की, वो ये है कि देखें ज़रूरत तो दोनों की रहेगी, अंग्रेज़ी की भी ज़रूरत रहेगी और उर्दू की भी ज़रूरत रहेगी। हाँ, अलबत्ता उर्दू को घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं करना चाहिए, हमारी अपनी ज़ुबान है, उस पर फ़ख्र हम करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको थोड़ा सा साइड पे इसलिए कर देते हैं कि तो हमारी अपनी ज़ुबान है। हालांकि अगर आप मिसाल के तौर पे अरबी से रूशनास होते हैं तो कुरान ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ सकता है, ऐसा ही। फ़ारसी से रूशनास होते हैं तो गज़ाली और सादी और इस किस्म के लोगों को आप समझ सकते हैं, और उर्दू अगर आपने सही तरीके से न समझी और इस ज़िंदगी में इकबाल को न समझा तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ पायदान या सतून नॉलेज का वो आपके हाथों से रह जाता है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी फ़लसफ़ी मंतकी या दूसरे हवालों से भी। और कैसर साहब, यहाँ पर ये भी देखने में आता है कि जैसे कि उर्दू की हम बात कर रहे हैं, उर्दू में बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं, हमारे अपने ही यहाँ के। उनसे अगर बात की जाए कि आप एप्लीकेशन लिख दो, वो कहते हैं हम इंग्लिश में हमें ज़्यादा आसान है लिखने में बनिस्बत उर्दू के। तो कहाँ पे क्यों, क्या वजूहात हैं, क्यों हम लोग इसको प्रमोट नहीं कर रहे? जी हाँ, उर्दू में वीक होना फॉर सम रीज़न अनफॉर्चुनेटली फैशनेबल समझा जाने लगा है। लोग बड़े इतरा के बात करते हैं कि जी मेरी तो अंग्रेज़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उर्दू में मैं बड़ा वीक हूँ, तो ये बड़ा इन होने की एक निशानी समझी जाती है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म का मुकाम। उर्दू को असल में उर्दू का जो अदब है, जो शायरी है, उन चीज़ों को फ़रोग़ देना, और जो हमारे अदीब रहे हैं, हमारे जो शायर रहे हैं, हमारा जो एक फ़नून लतीफ़ा उस हवाले से बना रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, उस चीज़ को फ़रोग़ देना और सामने लेके आना, ये काम जब होंगे तो फिर लोगों को शौक़ पैदा होगा उर्दू को समझने का। और बच्चों की जहाँ तक बात है तो देखें, असातिज़ा हो। कैसे साहब, माजरत के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, और यहाँ पे आपने एक शायरी का भी जो है वो पॉइंट रेस किया, इस पर भी हम बात करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी है फ़र्ज़ शनासी पर, साथ ही साथ हमने बहुत सारे पहलुओं पर जो है वो नज़र डाली। फिर हमने बात की तालीम और तरबियत पर कि सिर्फ तालीम ही ज़रूरी नहीं है, तालीम के साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी है। बच्चों की सोच डेवलप करना जो है वालिदैन के लिए कितना ज़रूरी है, फिर साथ ही साथ वालिदैन की भी ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी है। कैसर साहब, आप ही की जानिब वापस आऊँगी। बात हो रही थी तरबियत की, तालीम के, फिर साथ ही साथ मैंने आपसे सवाल भी किया था कि एलीट और मिडिल क्लास वसाइल के बहुत सारे जो हैं वो इसमें नज़र आते हैं फैक्टर्स। साथ ही साथ जो मिडिल क्लास का बच्चा है वो बहुत टैलेंटेड होता है, मगर वो वसाइल की वजह से जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। आप अपनी बात को प्लीज़ कंटिन्यू करें। बात तो दुरुस्त है, देखें जी, वसाइल का होना भी ज़रूरी है, लेकिन एक और चीज़ जिसको हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए वो ये है कि अगर हम मसाइल का या वसाइल का रोना रोते रहेंगे तो फिर तो हम कुछ वैसे भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी कभी अगर आप ध्यान से थोड़ा सा सोचें तो जो आपके अवेलेबल वसाइल होते हैं उनके अंदर रहते हुए भी बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसकी तरफ आपकी निशानदेही नहीं हो रही होती, आपका ध्यान नहीं जा रहा होता। तो मेरा ख्याल है वालिदैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर कि अपने वसाइल के अंदर रहते हुए क्या किया जा सकता है, कम से कम वो तो किया जाए। और इसी तरह कोई ना कोई स्टेप, कोई ना कोई, फिर कुदरत भी आपकी मदद करती है। आपका अगर इखलास है, मेहनत है और अच्छी सोच है, मस्बत सोच है आपके पास, यकीन और ईमान का होना बहुत एग्जैक्टली उनके ऊपर चलते हुए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप न कर सकें। बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में और बड़ी मुश्किल से पढ़ के और एक जगह पे पहुंच के उन्होंने अपना नाम बनाया है। तो अगर लगन आपकी सच्ची है और पुख्ता है और ईमान इत्तेकाद आपका अल्लाह के ऊपर जो है तो वो बहुत ज़्यादा पुख्ता है, तो फिर
कम वसाइल के अंदर रहते हुए भी बहुत कुछ अनम बहुत ही खूबसूरत बात की। हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे, सिकंदर साहब आप भी थी, कि स्टैंडर्ड्स तालीम तो दी जा रही है, किस तरह की दी जा रही है, वो स्टैंडर्ड्स को साथ साथ जो है वो मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अरूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तालीम एक निसाब तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप स्टैंडर्ड्स देखें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप क्या इम्पार्ट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब आप देखते हैं कि अभी भी आप एक सिलेबस कर भी दें, लेकिन जब गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों में एक डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट ट्रेनिंग्स के साथ टीचर्स होंगे, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इनकलकेट किया जाएगा, तो फिर भी आपका जो प्रोडक्ट है ना वो फिर प्रोडक्ट डिफरेंट ही आएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो एक गवर्नमेंट को हाईलाइट अभी करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि आपने क्वालिटी जो है वो सेम करनी है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स हैं, सॉरी टू से दे आर नॉट वेल इनफ कि वो कुछ अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकें, तो वो आते हैं, वो टाइम पूरा करते हैं, वी ऑल नो दैट, और वो चले जाते हैं, दे डोंट टीच एक्चुअली। तो जो प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं उन्हें पता होता है कि हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें सैलरी मिलेगी। सही। तो इस किस्म का कुछ निज़ाम होना चाहिए कि दोनों जगह जो है एक तरह यूनानिमसली एक वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिल्ड किया जाए। सही। अब अनम, जैसे आपने मेहनत का भी यहाँ पे जिक्र किया, अब हम मेहनत पे भी थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या आला तालीम इंसान को मेहनती बनाती है आपकी नज़र में? आला तालीम इंसान को मेहनती तो नहीं कहा जा सकता, बनाती है, बेटर कर सकती है। सही। लेकिन मेहनत जो होती है वो आपके एक स्ट्रगल जो होता है ना वो इंसान के अंदर होता है। सही। अगर उसको किसी चीज़ को हासिल करने की जुस्तजू होगी तब वो स्ट्रगल करेगा। अगर उसे सब चीज़ें जो है वो प्लेट पे रख के मिल जाएंगी ना तो फिर वो स्ट्रगल नहीं करेगा। सही। तो ये अगर हम देखें तो आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जो मिडिल क्लास से जाते हैं बच्चे या लोअर क्लास से जाते हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें सब कुछ प्लेट के ऊपर सर्व नहीं होता। उन्हें हासिल करना होता है, उनके अंदर जुस्तजू होती है। तो ये चीज़ जहाँ पे एग्जिस्ट करेगी वहाँ पे फिर आपका जो है वो बेहतर रिजल्ट। सही। सिकंदर साहब, एक तो आपका भी नज़रिया, क्योंकि आपने ही ये पॉइंट रेस किया था कि मयारी तालीम लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ मेहनत को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? मेहनत को कहा गया है ना कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। इरादे की पुख्तगी, सही, ये सबसे पहले है कि एक आपने डिसीजन ले लिया, एक आपने अपना मंजिल का तयन कर लिया, एक आपने उस गोल को अचीव करना है, उसके लिए आपने स्ट्रगल करनी, उस पर फोकस करना। एक्चुअली जब घर के माहौल में बच्चों का हमें ट्रेंड नहीं हमें देख पाते वालिदैन कि बच्चा क्या चाहता है, क्या जुस्तजू है, क्या उसकी अपनी सोच क्या कह रही है, किसकी तरफ उसका रुझान है, हम नहीं देखते। हम इम्पोज करते हैं कि हम चाहते थे ये बनना, बच्चा भी हमारा ये बने, या आजकल मार्केट में ये प्रोडक्ट बिक रही है, या इस तरह के लोग बड़े कामयाब तस्वर किए जा रहे हैं, तो हम बच्चों को कोशिश करते हैं वो जैसा भी जहन रखता है उस साइड पे लगा देते हैं। अब बच्चों के साथ मशावरत अगर की जाए फ्रेंडली, एक दोस्ताना माहौल में, पेरेंट्स का बड़ा एक हिस्सा बनता है, और फिर उसको पॉलिश करने के लिए असातिज़ा का किरदार है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आजकल हमारा माहौल ही ऐसा हो गया है, ब्यूरोक्रेसी को देख लें, वो उनको अगर सही करने की कोशिश की जाए तो हड़तालें शुरू हो जाती हैं, कलम छोड़ हड़तालें। टीचर भी उसी मुआशरे का हिस्सा है, उसी सिस्टम का हिस्सा है। जैसे आपने बात की कि असातिज़ा का भी एक रोल होता है, लेकिन आज के मुझे नहीं पता आप एग्री करेंगे कि आज के अगर देखा जाए वालिदैन जो है वो भेज के बच्चों को बस खुश हो जाते हैं कि अब जो है हमने बच्चों को भेज दिया, वहीं पे तालीम भी होगी, वहीं पे तरबियत भी होगी। हाँ, ये घर से शुरू होता है तरबियत का। यही सोचें कि अगर पेरेंट्स टाइम ही नहीं दे पा रहे अपनी मादियात के बारे में, अपनी कमाने में लगे हुए हैं, अपने इतनी ज़्यादा मसरूफियत हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, बच्चों को फोकस नहीं कर पाते, तो साथ उस्ताद किस हद तक उसके पीछे जाएगा? क्योंकि मुझे लगता है ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर हम बात करें, एक तरबियत की बात करें, तो घर से ही शुरू होती है, माँ की गोद से ही शुरू होती है। कैसर साहब, गुफ्तगू सुनिए आपने, मेहनत का अब हम जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि तालीम भी ज़रूरी है, तरबियत भी ज़रूरी है, लेकिन क्या आला तालीम, और क्या आला तालीम की अगर हम नावियत करें, क्या नॉर्मल भी तालीम अगर आप हासिल करते हैं तो क्या इंसान को मेहनती बनाती है? जी नहीं, तालीम देखिए, तालीम जब आप हासिल करते हैं
आप चाहे आला तालीम है या बुनियादी है जो भी है, वो आपको मेहनती तो नहीं बना सकती। मेहनत का जो एलिमेंट है, जो शौक़ है, एक तो आपको अंदर अगर एक शौक़ है तालीम हासिल करने का तो वो आपको मेहनती बनाएगा। सही। शौक़ ज़रूरी है। अगर शौक़ नहीं है तो आप सिर्फ महज तालीम हासिल कर लेंगे। फिर उसके अंदर जब आप मेहनती बन जाते हैं तो उसके अंदर भी 2 लेवल हैं जो तालिब इल्मों को समझनी चाहिए ये चीज़। एक लेवल वो है जो कहता है कि जनाब आपके पास जो किताब है आप उसको अज़बर कर लें और अच्छे नंबर ले लें, ये भी है। बिल्कुल। लेकिन दूसरे एलिमेंट ये है कि एक शख्स है वो जाता है मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ के अंदर, मुख्तलिफ कुतब को रेफ़र करता है और फिर वो कुछ बनता है। तो उसकी जो मेहनत है, उसकी जो काविश है, वो दूसरे से ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैसर साहब, अभी सिकंदर साहब ने ये भी बात की, साथ ही साथ इम्पोज कर दिया जाता है। क्यों वालिदैन जो है वो आजकल तरबियत पे तो फोकस नहीं भी कर रहे, साथ ही साथ बच्चों पे इम्पोज किया जा रहा है कि तुमने जो है आजकल, जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, इतनी सारी फील्ड्स हैं, बच्चा कुछ भी बन सकता है, आर्ट में भी जा सकता है, फ़िलासफ़ी में भी जा सकता है, मगर सिर्फ आजकल बच्चों के जो जहन में ये है कि वो जी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्यों ये सोच जो है वो उसको प्रमोट किया जा रहा है बनिस्बत इसके कि बच्चा जो चाहता है वो बने? ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है जी। कुछ प्रेशर्स भी होते हैं कि बच्चा कामयाब हो जाए, अच्छी ज़िंदगी गुजार ले, तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इन चीज़ों की तरफ, और उसमें बच्चे का जो अपना शौक़ है वो ख़त्म हो जाता है। सही। तो ये मसाइल हैं जिनको देखना पड़ता है। अनम, किस तरह से वालिदैन की सोच को बदला जाए? वालिदैन की सोच को, अब ये जैसे अभी आपने बात करी थी ना मेहनत की, इसके साथ मैं एक एडिशन करूँगी कि इंसान को, जैसे पहला हमारा बात थी फ़र्ज़ शनासी की, सोच बदलने में सबसे बड़ा किरदार आपका इनफरादी होता है। आपकी फील्ड्स जितनी भी हैं उसमें आप खुद अपनी क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, किस कदर ऑनेस्ट हैं। अगर आप देखें कि सोच, हमारा जो मीडिया है ये सोच बदलता है, ठीक है, लेकिन मीडिया का हम रोल देखें वो क्या चल रहा है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या हम सोच बदलने के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या हम अपने सोसाइटी को सिर्फ इस मीडिया इंडस्ट्री के थ्रू कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, कितनी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स हो सकती हैं। यहाँ पे जैसे आपका जो मॉर्निंग शो है, इट इज़ सो डिफरेंट। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बात चल रही है जिससे लोग सीखेंगे, कुछ ना कुछ सुधार आएगा माशरे में, सोसाइटी में। लेकिन क्या हमारा जो बाकी का ओवरऑल मीडिया है वो क्या कर रहा है? वो इस वक्त किन चीज़ों के ऊपर डिबेट कर रहा है, किन चीज़ों के ऊपर बहस कर रहा है? शाम के आप टॉक शोज उठा के देखें, कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट होगी उसके ऊपर? नहीं। उस सियासतदान ने उसको ये कह दिया, आप क्या कहेंगे? वो एक जैसे बैठे होते हैं और मतलब इसके कोई वो लॉजिक नहीं है ना, पॉजिटिव जो है वो मैसेज दिया जा रहा है। तो आपका मीडिया जो है वो इतना बड़ा चेंज ला सकता है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे। कितनी बड़ी बात है। इसी तरह से हर फील्ड, हर शोबे में जो है हम फ्लॉज देखते हैं। सही। तो जब तक ये फ्लॉज हम खुद अपनी रियलाइजेशन के साथ ठीक नहीं करेंगे। सही। अनम, एक ब्रेक की जाने फौरन ही जाना है। ब्रेक के बाद वापस आके यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम आज बात करें फ़र्ज़ शनासी पर, मेहनत पर, और साथ ही साथ अब हम गुफ्तगू करेंगे कि मेहनत जो है वो किस तरह से जो है कौम की तरक्की की ज़रूरत है। क्या हमें ऐसे इक़दामात करने चाहिए, क्या एक शहरी होने की हैसियत से हमें अपना किरदार निभाना चाहिए जिस मेहनत से हम कौम की तरक्की में जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अनम, आप ही की जानिब वापस आऊँगी। आप एक तो अपनी बात कंटिन्यू करें कि वालिदैन का जो है वो कितना किरदार है और वालिदैन क्यों जो है वो अपनी सोच नहीं तब्दील करें, और साथ ही साथ कि मेहनत जो है वो कौम की तरक्की की ज़रूरत है, अगर आप समझती हैं तो किस तरह से है, और उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए एक इंसान को क्या करने की ज़रूरत है। मेहनत, तरक्की, जो दुनिया में जितनी भी कौमें हैं जिन्होंने तरक्की की है, उनके पीछे सिर्फ एक ऑनेस्टी और हार्ड वर्क था। आप देखें चाइना को, जैसे मैंने बात की, उनकी तरक्की जो है वो हमसे बाद उनकी आज़ादी हुई, लेकिन आज उनकी तरक्की का लेवल क्या है कि वो एक सुपर पावर बनने जा रही है। वो अमेरिका को, सुपर पावर को उसने बीट कर दिया। तो ये बात है कि आपकी तरक्की जो है और हार्ड वर्क, जो ये चाइनीज़ कौम है, इन्होंने नहीं देखा दिन क्या है रात क्या, इन्होंने मेहनत की है। उन्होंने नहीं देखा कि जेंडर क्या है। उनके लीडर ने कहा आप मर्द हैं, औरत हैं, आपके घर के हर फर्द को काम करना है। हमारे घर में एक बंदा कमाता है,
اور 10 کھانے والے بیٹھے ہوتے ہیں. یہی حقیقت ہے. تو پھر آپ کی قوم کیا ترقی کرے گی؟ ہماری پرائیورٹیز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. اب جیسے ہمارا میڈیا ہے, یہ جو چیزیں ہیں ان کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ کسی اور کام میں لگا ہوا ہے. تو پھر یہ جب آپ لیک کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر فلاس تو آئیں گے, پھر آپ نیچے رہ جاتے ہیں. اب اگر آپ صرف اس چیز کو دیکھیں, محنت, ہمارے جو ادارے ہیں کتنے کرپشن سے بھرے ہوئے ادارے ہیں, وہاں پہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے. لیکن ایک ادارہ کو آپ اگر ایک ادارے کو دیکھیں جو کہ جس میں یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, ہارڈ ورک, میرٹ سب کچھ چلتا ہے, وہ فوج ہے. فوج آپ کی کتنی ڈسپلنڈ ہے اور کتنی وہ زبردست طرح سے کام کرتی ہے کہ آپ نے ابھی لاسٹ 2019 میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح, اور ابھی بھی جو دنیا مثالیں دے رہی ہے ہماری, وہ کس لیے؟ ہمارا ایک ادارہ جو محنت سے کام کرتا ہے اور وہ اپنا ہارڈ ورک شو کر رہا ہے. سو مطلب, اور آپ کے باقی ادارے دیکھیں وہاں پہ محنت نہیں ہے. تو جب قوم بنتی ہے آپ کے پاس چاہے بہترین افواج ہوں, لیکن اگر آپ محنت نہیں کریں, آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے, وہ اکانومی تو نہیں چلا سکتے. آپ کی اکانومی چلائیں گے آپ خود. تو جب آپ کے اندر محنت نہیں ہے, آپ کو آنیسٹی نہیں ہے, اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے, آپ نے قوم کے ساتھ کیا آنیسٹ ہونا, تو اس کے بعد پھر آپ کے ریزلٹس ایسے ہی آتے ہیں. بالکل ایسے ہی. سکندر صاحب, ہماری گفتگو تو جاری ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ مذہب سے کہیں دور ہو گئے ہیں. مطلب محنت بھی, کیونکہ محنت کی بات چل رہی ہے, محنت تو لوگ کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں ہدایت کی ہے کہ بس جب بھی تم فارغ ہو میری جانب جو ہے وہ رجوع کرو, میری جانب آنے کی کوشش کرو. جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہدایت کی ہے, تو ہم تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم آج اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم نے مذہب کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور ہم صرف جو ہے وہ کمانے کی جانب زیادہ لگ گئے ہیں, اپنے فیوچر بنانے کی جانب زیادہ لگ گئے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بڑی خوبصورت بات کی روجا آپ نے. ہم نے اپنی اسلامی اقدار کو فراموش کیا اور ہم زوال کی طرف گامزن ہیں. اب ہم, کیونکہ ہمارا اعتقاد ہی ان اسلامی شعار پہ نہیں رہا کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے, رزق میں نے دینا ہے. لیکن ہم مادیت کی طرف ایسے جا چکے ہیں کہ ہم یہ چیزیں سارے سبق بھول چکے ہیں. اب ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں واقعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آیا, ایک شخص آیا, اس نے کہا جی کہ مجھے کچھ رقم چاہیے. 10 سے سوال دراز کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک پانی پینے والا پیالہ ہے اور ایک میرے پاس ایک کمبل ہے. تو آپ نے کہا جاؤ اس کو بیچو اور اس کو تم لے آؤ, اس کو میں بیچتا ہوں اس کو. اب وہ جب لے کے آیا تو صاحب, آپ نے صاحب سے پوچھا کہ اس کی کیا رقم ہے؟ کسی نے 1 درہم لگائی. پھر دوبارہ سوال کیا گیا کہ کوئی مزید بڑھانا چاہتا ہے, اس نے 2 درہم لگائے. وہ آپ نے لیے اور اس کو دیا کہ جا کے اس کی ایک کلہاڑی خرید لاؤ. جا کے کلہاڑی خرید کے لاؤ, اور وہ لے کے آیا, اور تھوڑے سا آپ نے اس کا کہا کہ گندم وغیرہ خرید لینا گھر کے. وہ کلہاڑی جب خرید کے لایا تو اس کو کہا گیا کہ جو اب لکڑیاں کاٹو 15 دن کے بعد میرے پاس. 15 دن کے بعد جب واپس آتا ہے وہ تو, بلکہ اس کا کلہاڑی کا دستہ جو ہے نا آپ نے اپنے دست مبارک سے تیار کیا کہ جاؤ. اب اس کو اگر پیسے دے دیتے تو اس کو ایک عادت بن جاتی. وہ کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹ کے لایا تو 10 درہم 15 دن کے بعد اس کے پاس جمع تھے, تو وہ اس کا ایک روزگار چل پڑا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ مثال ہے کہ ایک محنت کی, ایک سٹرگل کی. ایک شاعر نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. اور سونے کو بھی کندن بنانے کے لیے آگ میں ڈالنا پڑتا ہے. تو جب تک ہم محنت کی عادت شعار نہیں بناتے, نئی نسل میں لے کر نہیں آتے, یا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمارا اعتقاد پختہ نہیں ہوتا, تو ہم جی گھبراتے رہیں گے. 4 دن مزدور کرتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے کہ 4 دن میں کھاؤں, پھر دوبارہ جب پیسے ختم ہوں گے تو جاؤں. وائی ناٹ. اب پھر دوسرا یہ, خواتین کو ہم اس لائن پہ نہیں لیتے. ایک ابھی جس میڈم نے بات کی کہ ایک کمانے والا ہوتا ہے, اس کے اب 10 سے 15 لوگ کھانے والے ہوتے ہیں. تو خواتین کو بھی مواقع دیے جائیں, ان کو پڑھایا جائے, تربیت کی جائے نئی نسل کو, تاکہ وہ بھی اس لائن میں آئیں. خود انحصاری کی
पॉलिसी पे गामजन हो। कैसर साहब, आप कितना इस बात से इत्तेफाक करते हैं? एक तो ख़ुद इन्हिसारी की भी बात की और साथ ही साथ मज़हब का भी, आपका भी नज़रिया जानना चाहूँगी कि आप कितना समझते हैं कि जो है मज़हब को साथ रखना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह को भी याद रखने की जो है बहुत ज़रूरत है। देखिए, अगर आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, लेकिन साथ में अल्लाह पाक को याद नहीं करेंगे, तो फिर आप हलाल हराम के अंदर जो तमीज़ है वो उसकी डेफिनेशन आपकी नज़रों में चेंज हो सकती है, और आप कुछ ऐसी चीज़ें करने पे मजबूर हो सकते हैं या अदरवाइज़ कर सकते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। किरदार साजी जो है वो मजहबी इक़दार से अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। उसको साथ ले के उसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना के जब आप चलते हैं तो फिर अल्लाह की मदद भी आपके साथ होती है, और हम लोग उस मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई शक। सो लिहाजा उस मदद को ले के चलना मेरा ख्याल है हमारी एक ज़रूरत है। और उस मदद में एक ये चीज़ भी है कि ख़ुद को, अपनी ईगो को अपने ताबे रखना, अपनी मैं को इतना ज़्यादा हम जब ऊपर लेके आ जाते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का हम शिकार हो जाते हैं, फिर हमारे तो हम लिमिटेड हो जाते हैं अपने काम के हवाले से भी, अपने रवैये के हवाले से भी, और बाहर निकलने के हवाले से भी। तो जितना हम डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना हम हम्बल रहेंगे और अपने अल्लाह को याद रखेंगे, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर हमारे अंदर बिल्ड करेगा जिसकी आज इस मुल्क को ज़रूरत है। सही। और कैसर साहब, साथ ही साथ, सॉरी टू इंटरप्ट, कि साथ ही साथ इस हवाले से भी बताएं कि मेहनत जो है वो कौम की तरक्की की ज़रूरत है, किस तरह से ज़रूरत है, और क्या इंसान को करना चाहिए कि कौम की तरक्की में जो है उसकी किरदार अदा कर सकता है? देखें, कभी कभी बड़ी पिक्चर के अंदर छोटे पीसेस हमें नज़र नहीं आते, लेकिन अगर छोटे पीसेस एग्जिस्ट न करें तो बड़ी पिक्चर बन भी नहीं सकती। जो शख्स जिस फील्ड के अंदर है, जो शख्स जिस भी डिसिप्लिन के अंदर काम कर रहा है, वो अपने डिसिप्लिन, अपनी फील्ड के अंदर अपने आप को मेहनती बनाए, मेहनत के साथ, खुलूस के साथ और जज्बे के साथ काम करे, तो ये छोटे छोटे जो कतरे हैं ये मिलके ही दरिया बनते हैं। सही। मुल्क, वतन बनता ही लोगों से है, आवाम से है, तो आवाम का हर बाशिंदा अगर अपनी अपनी फील्ड में मेहनत शुरू कर दे तो उसका जो समर है बड़े लेवल के ऊपर वो यही आएगा कि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। अब इसमें कभी कभी मायूसी, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, इसका शिकार हम ज़रूर हो जाते हैं वसाइल की वजह से या अदरवाइज़, लेकिन उसको एक सबक समझना चाहिए। अगर हम नाकाम नहीं होंगे तो हम सीखेंगे कैसे? ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे जहन में है तो नाकामी हमें बुरी नहीं लगेगी, हमें और सिखाएगी, और स्ट्रॉन्ग करेगी, और ज़्यादा मेहनत के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये अगर हमारी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बन जाए तो फिर कोई शक नहीं है कि ये मुल्क एक बावकार मुल्क की तरह एक ज़बरदस्त तरीके से आलमी जो सतह के ऊपर जो है तो इस तरीके से उभरेगा जिसका ख्वाब शायद कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने देखा। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत बातें जो हैं वो जारी हैं। बात की जा रही है कि अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, अपनी अपनी फील्ड में अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, एहसास पैदा करने की ज़रूरत है, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। छोड़ दें दूसरा क्या कर रहा है, अपने आपको देखें, अपना अमल देखें, अपना देखें कि आपको किस तरह से जो है वो फ़र्ज़ शनासी का जो रोल है वो अदा करना है। अगर आप सड़क पे भी गुज़र रहे हैं और रोड से आप पत्थर भी हटा देते हैं तो वो भी फ़र्ज़ शनासी के जो है वो ज़ुमरे में आता है। नेकी के साथ साथ आप फ़र्ज़ शनासी में भी अपना कहीं ना कहीं किरदार अदा कर रहे हैं। गुफ्तगू इसी हवाले से जारी है। एक ब्रेक के जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमने बात की आज फ़र्ज़ शनासी पर। बहुत ही जो है आपकी तरबियत आमेज़ जो है वो गुफ्तगू मैं उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। साथ ही साथ हमने बात की एहसास पर। बहुत सारे पहलू हैं, कोशिश तो हमने पूरी की कि फ़र्ज़ शनासी के जो है वो तमाम पहलुओं पर रोशनी डाल सकें, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पहलू जिन पर गुफ्तगू नहीं भी हुई। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगियों में जो है वो इन तमाम गुफ्तगू जो आज हुई है उन पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अनम, आपकी जानिब वापस आऊँगी। और हमने जैसे आज फ़र्ज़ शनासी पर बात की, मेहनत पर बात की,
साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वतन अज़ीज़ में हर फ़र्द अपना अपना किरदार जो है वो उसको शुआर बनाने की ज़रूरत है मेहनत के ज़ुमरे में, किस तरह से उसको अपनी ज़िंदगी में शुआर बनाया जाए? इस पे मैं इतना कहूँगी और कुछ समझाने की भी कोशिश करूँगी। देखें, हमें एज अ कौम समझने की और समझाने की ज़रूरत है ख़ुद को कि जो कौमें तरक्की कर गई हैं वो आज बड़ा सर फ़ख्र से बुलंद करके चलती हैं। बिल्कुल, वो दुनिया के ऊपर हुकूमत करती हैं और वो वहाँ तक पहुँची हैं मेहनत की वजह से, अपनी फ़र्ज शनासी की वजह से, समझने की वजह से। आप अमेरिकन को देखें, what do they call themselves? They call themselves we the great people of America, we the great Americans। थ्योरी ऑफ रियलिज्म क्या कहती है? वो कहती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी ऐसे तो नहीं आती ना, बिल्कुल। आपको पावर हासिल करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। वो जो ऊपर पहुंची हैं वो बड़ा कुछ बर्दाश्त करके पहुंची हैं, बहुत चीज़ें उन्होंने दे हैव पास्ड थ्रू अ लॉट और स्ट्रगल की वजह से पहुंची हैं, दिन रात मेहनत करके पहुंची हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज अगर हम दुनिया में कहीं जाते हैं ना तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। सही, हमें उस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपने यहीं इसी हालत में रहना है और सर झुका के दुनिया के आगे चलना तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं पहुँचना है तो फिर यू हैव टू डू इट, यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू वर्क हार्ड, वेरी हार्ड। तो ये चीज़ हमें समझाने की भी ज़रूरत है और हमें समझने की भी ज़रूरत है कि आप स्टॉप कंप्लेनिंग। आप जब तक कंप्लेन करते रहेंगे थिंग्स वोंट चेंज, चीज़ें नहीं बदलेंगी। चीज़ें तब बदलेंगी जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ के उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। सही। सिकंदर साहब, किस तरह से जो है वो आज इस टॉपिक को आप वाइंड अप करेंगे कि फ़र्ज शनासी और मेहनत जो है वो कौम की ज़रूरत है? क्या आप आज हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि क्या क्या वो इक़दामात किए जाएं जिससे जो है वो इन तमाम चीज़ों पर अमल किया जा सकता है? इसमें सबसे अहम शोबा तालीम, जिस पर हमने बात भी की कि मुआशरे को बनाने के लिए, अच्छा शहरी बनाने के लिए नौजवान नस्ल की तरबियत के साथ साथ अब तरबियत के लिए ज़रूरी क्या है एलिमेंट्स, उस पर मैं बात करता हूँ कि सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिसमें अखलाकियात पढ़ाई जाए। सही। एहसास ज़िम्मेदारी उसको पढ़ाया जाए। सही। क्या क्या वो जितने अजीम शख्सियात हैं हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में, किस तरह उन्होंने अपने गोल को अचीव किया, क्या क्या मराहल से निकल कर वो आगे ऊपर तक गए और क्या क्या उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की। सही। वो जिस तरह कहा गया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक से मिलके गुलो गुलजार होता है। अब एक दाने को भी गुलो गुलजार बनने के लिए खाक में मिलना पड़ता है, धूप और सख्तियाँ, ज़मीन की सख्तियाँ, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जो मेहनत से मुकाम हासिल किया होता है उसी का ही उसको अंदाज़ा होता है, उसी ही का एक मुआशरे में एक वक़ार है, इज़्ज़त है। तो हमें अपने जो बुक्स का सिलेबस है उसमें ये चीज़ें डालनी चाहिए कि किस तरह अजीम इंसान, अजीम शख्सियात ने किस तरह अपने गोल अचीव किए और क्या क्या मराहल तय किए। ये जब तक हम अपने कुतुब में शामिल नहीं करेंगे फिर इसमें। सिकंदर साहब, साथ ही साथ जो है वो मैं ये भी चाहूँगी कि आप एक शायरी के साथ भी कुछ ऐड ऑन कर दें, क्योंकि हम ब्रेक में बहुत ही इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि शायरी में हमारी जो है वो बहुत सबक आमोज़ चीज़ें हैं जिसको हमने कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। इस हवाले से भी कुछ हमारे नाजरीन को बताते चलें। जिस तरह आप देखते हैं ना कि पहले बहुत लंबी लंबी चीज़ें बड़े बड़े सिलेबस में शामिल थी, अब उसको शॉर्टकट की तरफ ज़ाहिर है कि मसरूफियात हैं हर बंदे की। तो शायर जब अपने थॉट्स को एक शेर, एक मिसरे में परोता है तो उसमें एक आपको पूरे का पूरा चैप्टर भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए बहुत जल्दी इम्पैक्ट होता है नई जनरेशन का। अच्छा शेर कहने वाले जो थे या हैं, वो उसकी बात को सुना जाए, उनको सिलेबस में शामिल किया जाए, उसको पढ़ाया जाए। उसको पढ़ाने के लिए भी असातिज़ा का उनकी तरबियत भी ज़रूरी है। सही। साथ साथ कि एक अच्छा पढ़ाने वाला होगा तो एक अच्छे पढ़ने वाला पैदा कर सकेगा, उसको आगे ला सकेगा। पहले मुकाबले होते थे, बज़्म अदब होता था, प्रोग्राम्स होते थे, स्पीच कॉन्टेक्स्ट होते थे, वो ऐसा 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 ख़त्म कर दिए गए। इनको दोबारा सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। फिर सोशल मीडिया का किरदार है,
وہاں پھر علماء کا کردار ہے, دانشوروں کا کردار ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ٹیم ورک کے طور پر ان سب کو شامل کر ایک معیاری نصاب, یکساں نصاب کے ساتھ ساتھ معیاری نصاب, اس میں کیا کیا اپنے اخلاقیات اور مورل ویلیوز کو کس طرح اپنے اجاگر کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ترقی کی مناظر طے نہیں ہو سکتے. کیسر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. فرض شناسی کی آج ہم نے بات کی, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے, کیونکہ سب سے بڑا رول یہاں پہ والدین اور اساتذہ کا ہمیں نظر آ رہا ہے, تو فرض شناسی میں بہتری لانے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے والدین اور اساتذہ کی جو تربیت ہے اس میں کیا کیا بہتری لانی چاہیے, کیا کیا بہتری جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں گھر کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹہ مختص ہونا چاہیے صحیح والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اور اس قسم کی گفتگو کر کے, اس قسم کے آئیڈیاز کو ڈسکس کر کے, اس قسم کی باتوں کو سامنے رکھ کے, تو اس سے یہ ہوگا کہ ہر روز جب ہوگا تو بچے کے دل کے اندر وہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ شاید یہ چیزیں بھی ضروری ہیں, محنت کیا ہے, محنت کی کیسے جا سکتی ہے, فرض شناسی ہے کیا, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں تو وہ جب اس ماحول میں وہ بچے بڑے ہوں گے تو آٹومیٹکلی ان کے دلوں میں, ان کے شعور کے اندر یہ چیزیں جو ہیں تو وہ جگہ کر چکی ہوں گی, گھر بنا چکی ہوں گی. اس کو لے کے جب وہ باہر کی دنیا کو فیس کرنے نکلیں گے تو ان کو پرابلم نہیں ہوگی. صحیح. محنت کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں اگر آپ کو بنا محنت کے کچھ حاصل ہو بھی جائے تو آپ اس کو انجوائے نہیں کرتے, آپ کو مزہ نہیں آتا. مزہ اسی چیز کا آتا ہے جو محنت کے ذریعے حاصل کی جائے. انسان اپنے آپ کو چیلنج نہ کرے جب تک تو اس کو اپنی زندگی بے مقصد سی نظر آتی ہے. سو لہٰذا ان چیزوں کو اگر ہم سمجھیں تو چاہے گھر کے اندر ہو, چاہے اساتذہ کے حوالے سے ہم بات کریں, یا چاہے کسی بھی شعبے کو اگر ہم دیکھیں, تو محنت بہت زیادہ ضروری ہے, اسٹرگل بہت زیادہ ضروری ہے. وہ آپ کو مزہ بھی دیتی ہے, وہ پروسیس آپ انجوائے بھی کرتے ہو اور ایک بہتر انسان بننے کی طرف جاتے ہو. آپ کا کیریکٹر بھی اسی کے اندر بلڈ ہوتا ہے, اور آنے والے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی سکت وہ بھی یہی سے آپ سیکھتے ہیں. کیسا ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بچوں میں احساس ذمہ داری کا عنصر جو ہے وہ کیسے لایا جائے؟ احساس ذمہ داری کا عنصر دیکھیں اسی طرح لایا جاتا ہے کہ آپ ان کو ان بچوں کو ایون ینگ ایج کے اندر رسپانسبل بنانا شروع کریں. صحیح. کہ جناب اب ایک بڑی بہن ہے اور ساتھ چھوٹا بھائی ہے, تو اس کی کچھ چیزیں بڑی بہن کے اوپر ڈالی جا سکتی ہیں کہ بیٹا آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح مختلف چیزوں کے اندر ان کی ڈیوٹیز چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگائی جا سکتی ہیں جن کے اندر ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ یہ میرا کام تھا, میں نے نہیں کیا, یا میں نے کرنا تھا, یا میری رسپانسبلٹی تھی کہ یہ میرے کرنے کا کام تھا, مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو مجھے یہ چیز ٹھیک کرنی ہوگی. اس قسم کی چیزیں جب ہم کریں گے تو پھر بچے جو ہیں اسی ایج سے ان چیزوں کو لے کے بڑے ہونا شروع ہوں گے. تو احساس ذمہ داری بڑی ینگ ایج سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان کے اندر آنے لگے گا, اور جب وہ بڑھے گا ان کی ایج کے ساتھ تو پھر نیچرلی وہ کام چوری کی طرف نہیں جائیں گے, وہ اپنی ذمہ داری کا احساس لے کے بڑے ہوں. صحیح. انم, آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی ایک میسج دینا چاہے میں ناظرین کو؟ میں لاسٹ اقبال کا جو ایک شعر ہے اس کے حوالے سے بولوں گی کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں یہ 4 سو بدل جائے. اس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے. سکندر صاحب آپ. اچھا, وہ اقبال یہ کہ خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. یہ دیکھیں انسان کو اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنی کامیابی کی مناظر کی طرف جستجو کرتے رہنا چاہیے. کیسر صاحب. اپنی میں کو مارنا ہوگا جی. جب آپ میں مار لیں گے تو آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں پہ کسی قسم کی محنت یا فرض شناسی آپ کے آڑے نہیں آئے گی, آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. صحیح. ناظرین, آج کی گفتگو آپ نے سنی. احساس ذمہ داری, فرض شناسی, خودداری, یہ ایسے الفاظ ہیں جس میں آدمی کی جو ہے وہ شخصیت جھلکتی ہے. امید کرتی ہوں آج کا موضوع جو ہے وہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا. آج ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے ٹاپک کو جو ہے وہ سمیٹنے کی جو ہے وہ کوشش کریں, اور جس چیز کی آج کے دور میں جس پر بات کرنا ضروری ہے, جس کے حوالے سے کچھ سیکھنا ضروری ہے, اس کو آپ تک پہنچانے کی جو ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے. امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا. زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.